Hello students, welcome to the TSN online education platform. Today we'll continue with our third chapter, theme third, an empire across three continent. जिसमें अब तक हमने पढ़ा था कि ये जो एम्पायर है ये रोमन एम्पायर है जो 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था, इतना ज़्यादा स्ट्रेच था। इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो रोमन एम्पायर है वो कहाँ से कहाँ तक फैला था। तो मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ यूरोप, साथ ही फर्टाइल क्रेसेंट एंड नॉर्थ अफ्रीका तक इसका एक्सटेंशन था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो एम्पायर है रोमन एम्पायर वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड हुआ, वो कैसे एस्टेब्लिश्ड हुआ। ये नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे कोर्स में नहीं है। किस तरह से एम्पायर बना इस बारे में पढ़ेंगे, किसने उसको स्टार्ट किया या किस तरह से उसकी जो पॉलिटिकल फोर्सेस थे किस तरह से उन्होंने इसकी डेस्टिनी को शेप दिया। साथ ही सोशल ग्रुप कैसे थे वहाँ पर, मिडिल क्लास, एलीट क्लास, साथ ही जो स्लेव थे वो किस तरह से थे, किस तरह से उनके साथ बिहेव होता था। सोशल हायरार्कीज़ पढ़ेंगे इसमें, और साथ ही हम पढ़ेंगे इसकी इकोनॉमी और कंट्रोलिंग वर्कर्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एविडेंस है, क्योंकि हिस्ट्री हमें सिर्फ कथाओं पर या जो मिथ्स हैं उन पर नहीं चलती, इसके लिए हमें एविडेंस भी चाहिए होते हैं जो कि उसके बारे में डिटेल में या प्रूव कर सकते हैं कि हाँ इस तरह से हुआ था। तो जो रोमन एम्पायर है उसके बारे में हमें जिन एविडेंस से पता चलता है उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट, सेकंड डॉक्यूमेंट्स एंड थर्ड मटेरियल रिमेन्स। टेक्स्ट कौन से हैं जिससे हमें पता चलता है कि क्या क्या उस समय होता था, किस तरह सोशल सिस्टम था, किस तरह से लोग वहाँ पर इकोनॉमी कैसी थी, किस तरह रहते थे वगैरह जो चीज़ें हैं, या पॉलिटिकल पावर्स किसके हाथ में थी, अथॉरिटी किसके पास थी, ये सारी चीज़ें हमें टेक्स्ट जो मटेरियल है उससे पता चलता है। तो टेक्सटल जो सोर्सेस हैं उनमें जो हिस्टोरियंस थे उस समय, जिन्होंने उस समय के बारे में लिखा है, कंटेम्प्रेरी लिखा है, जो कि कहा जाता है कि उस समय जो तात्कालिक जिसे हिंदी में कहा जाता है उस समय के बारे में जो भी ऑफिशियल लेटर्स होते थे या जो रिकॉर्ड्स होते थे, स्पीचेस होती थी, या जो भी नए किंग्स आते थे या रूलर्स आते थे वो किस तरह के लॉज निकालते थे, तो उन चीज़ों को जो रिटन में लिखते थे जिन्हें एनल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे सामने टेक्स्ट मटेरियल के रूप में है एविडेंस। सेकंड आता है, अच्छा इसमें भी 2 तरह के हमारे सामने टेक्स्ट मटेरियल है। एक तो है डॉक्यूमेंट जिसमें इंस्क्रिप्शन है, और सेकंड है पेपायरीज। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? तो इंस्क्रिप्शन है जिन्हें या तो किसी हार्ड सरफेस पर इंस्क्राइब किया गया है, या जैसे मेटल, या फिर जैसे हमने उसमें पहले पढ़ा है कि मेसोपोटामिया में क्ले टैबलेट्स पर लिखा जाता था, तो उसी तरह से हार्ड सरफेस पे स्टोन भी हो सकता है, कोई मेटल हो सकता है, उस पर एनग्रेव करके लिखा जाता था। और सेकंड है पेपायरीज। पेपायरी एक रीड लाइक प्लांट होता है जो कि जो नील रिवर है, नाइल रिवर, उसके बैंक पर ये प्लांट पाया जाता है, और उसको रिटन मटेरियल के रूप में उसको प्रोसेस करके यूज़ किया जाता था। तो इस तरह से हमारे सामने 2 जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें ये चीज़ें आती हैं, एक तो इंस्क्रिप्शंस और सेकंड पेपायरीज। नाउ थर्ड इज़ मटेरियल रिमेन्स। तो मटेरियल रिमेन्स जैसे कॉलेजियल है, या फिर कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स है या बिल्डिंग्स है जिसके रिमेन्स रह गए हैं, या पॉटरी है, स्टेचूज़ हैं, साथ ही जो कॉइन्स है इनसे भी हमें काफ़ी कुछ उस समय के बारे में पता चलता है। जैसे कॉइन्स ही अगर हम लेते हैं तो वह किस मटेरियल का बना हुआ है, अगर वहाँ पर गोल्ड अबंडेंस में है तो गोल्ड कॉइन चलाते थे जो किंग है वहाँ के, या सिल्वर, या फिर उसके साथ में कुछ लिखा हुआ भी होता था, कुछ इमेज बनी हुई होती थी उस पर। तो ये सारी चीज़ें भी हमें उस टाइम के बारे में काफ़ी कुछ बताती है। तो ये सारी जो एविडेंस है हमारे पास वो उन्हें 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। नाउ सेकंड इज़ जोग्राफिकल एक्सटेंट। तो जो रोमन एम्पायर है उसका फैलाव कहाँ तक था, उसका कहाँ तक एक्सटेंट था, उसकी बाउंड्रीज कौन कौन सी थी। तो उस समय जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये 2 मोस्ट पावरफुल स्टेट्स थी या एम्पायर थे जिनमें राइवल थे दोनों, और हमेशा इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, जिनमें सबसे पहले रोमन है और सेकंड है ईरानियन। तो रोमन का जो स्ट्रेच था वो मोस्ट ऑफ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट तक था। साथ ही जो ईरानियन है वो साउथ ऑफ कैस्पियन सी, वहाँ से लेकर ईस्टर्न अरेबिया और सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान तक उसका स्ट्रेच था। तो ये 2 मेन पावर थे उस समय, और दोनों ही
इस तरह से 3-3 कॉन्टिनेंट्स तक फैले हुए थे। नाउ हम जब रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं तो रोमन की जो एम्पायर था उसका जो एक्सटेंट था, उसकी बाउंड्रीज भी थी, वो जो फैलाव था उसका कहाँ तक था। तो उसमें अगर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से हम देखें, ईस्ट साइड में यूफ्रेट्स रिवर थी जिसके बारे में हमने पढ़ा था। मेसोपोटामिया की जो जहाँ पर था मेसोपोटामिया, वहाँ जो 2 रिवर्स के बीच में था तो उसी में एक थी यूफ्रेटिस। तो उससे वहाँ तक इसका ईस्ट साइड में स्टेज था और वेस्ट में अटलांटिक ओशन तक। नॉर्थ में राइन और डेन्यूब 2 रिवर थी जो कि इसकी बाउंड्री बनाती थी एक तरह से, और जो साउथ है वहाँ पर सहारा डेजर्ट जो कि अफ्रीका में पड़ता है। तो इस तरह से ये इसकी बाउंड्रीज बनी हुई थी, एक तरह से जो शेप देती थी इस रोमन एम्पायर को। नाउ द रोमन एम्पायर को जब हम पढ़ते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें 3rd सेंचुरी से पहले वाला जो टाइम पीरियड है उसे अर्ली रोमन एम्पायर, और जो 3rd सेंचुरी के बाद का टाइम है उसे लेट एम्पायर के नाम से जाना जाता है। रोमन एम्पायर की क्या क्या विशेषताएं थी उसमें, तो सबसे पहले तो यही है कि वो कल्चरली डाइवर्स था बहुत सारे, क्योंकि इसकी जब हमने स्ट्रेच देखा था तो ये बहुत लंबे चौड़े एरिया पर फैला हुआ था। तो बहुत से अलग अलग तरह के पार्ट्स या अलग अलग कह सकते हैं कि हिस्से ऐसे थे, बहुत से लोग जिसमें अलग अलग कल्चर के, अलग अलग लैंग्वेज के, अलग जिनका रहन सहन था, लैंग्वेजेस अलग थी, तो इस तरह के लोगों से मिलकर बना हुआ था। तो कल्चरली बहुत ज़्यादा डाइवर्स था एज़ कम्पेयर टू ईरानियन, जो क्योंकि वहाँ पर मोस्टली किंग्स भी एक ही प्रजाति के थे और जो उनके सब्जेक्ट्स थे वो भी सेम रीजन मान लो या फिर उनकी जो कल्चर है उससे सेम ही थे, वो ईरानियन थे अधिकतर। यहाँ पर रोमन एम्पायर में कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स था। गवर्नमेंट जो वहाँ की थी वो एक ऐसा सिस्टम था जो कि कुछ लोगों से मिलकर बना हुआ था और ग्रुप ऑफ पीपल्स के नाम से इसे जाना जाता है, जिसे सीनेट भी कहा जाता है। तो जो रोमन है वहाँ पर एम्पायर बनने से पहले ये रिपब्लिक था जो कि बहुत कई एलिट वर्ग से मिलकर सीनेट बनती थी जो इसका गवर्नेंस करती थी। तो इसीलिए यहाँ का जो गवर्नमेंट सिस्टम था वो एक कॉमन सिस्टम था। मोस्टली यहाँ पर कई सारी लैंग्वेज थी, लेकिन जो ऑफिशियल वर्क के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए केवल 2 ही लैंग्वेज को ऑथराइज़ किया गया था, जिसमें लेटिन लैंग्वेज एंड ग्रीक लैंग्वेज थी। और ये इसलिए क्योंकि जो यहाँ पर सीनेट के जो ऑफिसर थे या जो भी हेड थे वो मोस्टली 2 तरह के थे, या तो वो ईस्ट अपर क्लास थे जो कि ग्रीक बोलते थे, और या फिर वेस्ट अपर क्लास जो कि लैटिन लैंग्वेज बोलते थे। तो इन्हीं दोनों की वजह से इन 2 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में माना जाता था, या एडमिनिस्ट्रेशन की 2 लैंग्वेज इन्हें माना गया था। सब्जेक्ट्स ऑफ अ किंग रूल द एम्पायर, यानी जो स्ट्रेच हमने देखा है तो वो कहीं का भी हो, कोई भी पीपल, लेकिन वो केवल एक किंग के अंडर में आता था, उसे ही उसका जो रूल्स है या जो लॉज हैं वो उसी के मान्य होते थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि जैसे हमारा इंडिया है जो बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ है, अलग अलग स्टेट्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ केवल जो रिपब्लिक हमें इंडिया को मानते हैं और यहाँ पर एक ही प्रेसिडेंट है। इसी तरह से जो रोमन एम्पायर था वहाँ पर एक ही किंग के अंडर में वे सारी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आते थे। नाउ रोमन एम्पायर की स्टार्टिंग होती है ऑगस्टस से। ऑगस्टस जो कि जूलियस सीजर का अडॉप्टेड सन था, उससे पहले यहाँ पर जो रोमन एम्पायर है वहाँ पर हमने पढ़ा था कि सेनेट थी, यानी वहाँ के जो एलिट ग्रुप था उससे उस लोगों का ग्रुप था वो गवर्नमेंट कंट्रोल करता था, गवर्नमेंट चलाते थे। लेकिन जो अगस्टस है जिसका टाइम पीरियड 27 BC से 14 BC का है, उन्होंने जब उन्हें थ्रोन मिला उसके बाद उन्होंने वहाँ पर काफ़ी चेंजेस किए, और सबसे पहला जो चेंज किया उन्होंने वो ये था कि वहाँ पर जो प्रिंसिपेट है उसे लेकर आए। तो प्रिंसिपेट जो लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लीडिंग सिटीजन, तो उन्होंने सीनेट को भी अपने
अपने विश्वास में लेने के लिए उसे यही कहा कि मैं लीडिंग सिटीज़न हूँ, मैं ऑटोनॉमस नहीं हूँ, बल्कि मैं ऐसा सिटीज़न हूँ जो कि पूरे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनका ध्यान रखने के लिए, उनको सारी फैसिलिटीज़ मिले, उन तक सारा जो भी उन्हें प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके, उसके लिए मैं एक तरह से लीडिंग सिटीज़न रहूँगा। लेकिन जो भी थ्रोन है वो मेरे पावर में रहेगी, और मैं जो सेनेट है उसे भी महत्व देने के लिए उसने यही कहा कि उसका लीडिंग सिटीज़न हूँ, और मैं सीनेट की भी महत्व रहेगा उसका भी, और उससे एडवाइस, उसी की एडवाइस, सीनेट की एडवाइस पर ही मैं काम करूँगा, उसी से पूछ कर ही काम करूँगा। तो इस तरह से वो प्रिंसिपेट का जो ऑप्शन है या जो कॉन्सेप्ट है उसे लेकर आए थे। इसके बाद में उन्होंने सबसे बड़ा चेंज ये किया कि जो किंग होता था उसका सक्सेशन ही, उसका जो भी, अगर वो अडेप्टेड है या फिर उसका ओन सन है, वह उसी को थ्रोन मिलता था। तो इस तरह से ये सक्सेशन में चलने लगा एम्पायर, और जो सीनेट थी वो थोड़ी कम पावरफुल होती गई। उसके टाइम पीरियड को भी प्री अगस्टस एज और पोस्ट अगस्टस एज में डाइवर्ट किया जाता है या बांटा जाता है, और साथ ही जो अगस्टस एज है वो बहुत ही पीस का टाइम माना जाता है। सीनेट कहा जाता है द बॉडी विच कंट्रोल्ड रोमन अर्लियर व्हेन इट वाज रिपब्लिक, यानी ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल थे जो बहुत ही वेल्दी थे, तो जो वहाँ पर वेल्दी होते थे उन्हीं को एक तरह से सीनेट का मेंबर बनाया जाता था, और ये एरिस्टोक्रेसी को कंट्रोल करते थे, उसको कंसिस्टेंट करते थे, या एरिस्टोक्रेसी से ही मिलकर बनी हुई थी सीनेट। मोस्टली उनमें ऐसे ही लोग इलेक्ट होते थे जो बहुत ही वेल्दी थे। थर्ड जो की है इसकी, जो रोमन एम्पायर है उसमें फर्स्ट एम्परर, सेकंड सेनेट एंड थर्ड आर्मी होती थी। तो नेक्स्ट टू द एम्परर एंड द सेनेट द अदर की इंस्टीट्यूशन ऑफ इम्पीरियल रूल वाज द आर्मी। और जो आर्मी थी वहाँ की, उसकी काफ़ी सारे फीचर्स थे, कुछ विशेषताएं थी उसकी, जैसे कि रोम में जो आर्मी थी वो पेड प्रोफेशनल आर्मी थी, जो कि उसके लिए बहुत बड़ी हेल्पफुल थी पूरे जो एम्पायर था उसे कंट्रोल करने में, उसे एक साथ इकट्ठा करके रखने में, या उसको जहाँ भी कोई रिवोल्ट होता उसको दबाने में और पूरा कंट्रोल करने में बहुत बड़ा हेल्प था इस आर्मी का। और साथ ही यहाँ पर सोल्जर थे उन्हें पे किया जाता था, और उन्हें 25 ईयर तक अपनी सर्विस देनी होती थी, जबकि जो इनके राइवल्स थे यानी कि जो ईरानियन थे वहाँ पर कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी थी, यानी कि लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ पर आर्मी में भर्ती किया जाता था, और उन्हें जब भी कोई रिवोल्ट होता या कोई जो लड़ाइयाँ होती, युद्ध होते थे, या उन्हें किसी दूसरे पार्ट पर अटैक करना होता था, तो वहाँ पर लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती किया जाता था आर्मी में, और ज़बरदस्ती उनकी, चाहे वो चिल्ड्रन हो या फिर चाहे वो यंग एज में हो, तो उन सभी को सर्विस देना कंपलसरी था। ये जो आर्मी होती थी बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था एक तरह से, जिसके पास इतनी पावर होती थी कि जो एम्पायर है अगर उसका कंट्रोल नहीं है अपने आर्मी पर, तो वो एक तरह से रिवोल्ट कर सकती थी, उसकी जगह किंग को उसके थ्रोन से हटा सकती थी। तो एक बहुत ही पावरफुल और ऑर्गेनाइज बॉडी थी जो आर्मी थी वहाँ की, रोम की। 4th सेंचुरी में इतना बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन था, यानी कि जब 4th सेंचुरी तक आते आते इसमें जो सोल्जर्स थे वो 60 मिलियन के करीब पहुँच गए थे। 6 लाख सोल्जर्स उस आर्मी में थे। इनके पास किसी भी जो एम्पायर है उसके जो डेस्टिनी है उसको शेप देने का एक तरह से आर्मी के पास पावर था। किसी भी एम्पायर की सक्सेस इस बात पर निर्भर होती थी कि वो उसका आर्मी पर कितना कंट्रोल है। अगर उसने कंट्रोल रहता उसका आर्मी पर, तो वो बहुत अच्छे से अपना रूल चला सकता था, और अगर उसका नहीं होता तो हमने पहले भी देखा कि वो जो आर्मी है वो रिवोल्ट कर देती थी। और जब आर्मी रिवोल्ट करती, या जो अगर कोई किंग पसंद नहीं होता उन्हें, या उनकी जो वेजेस हैं वो कंप्लीट नहीं होते, फुलफिल नहीं होती थी, या अच्छा उनको सैलरी नहीं दी जाती, तो वो रिवोल्ट करते थे। और कई बार ऐसा भी होता था कि आर्मी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती थी। जो आर्मी थी वो किसी एक एम्परर है उसके फेवर में होती थी, और बाकी की उसके फेवर में नहीं होती, तो वहाँ पर सिविल वॉर की कंडीशन हो जाती थी। और सिविल वॉर कहते हैं
कि जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ में लड़ाई होती है उसकी जगह अपनी ही जो कंट्री है उसी में जो आर्मी है और जो किंग है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होना या इस तरह की जो सिचुएशन हो जाती है उसे सिविल वॉर कहा जाता है। तो इस तरह की सिविल वॉर की कंडीशन इस सिचुएशन में हो जाती थी। जो सक्सेशन था थ्रोन का वो फैमिली डिसेंट पे डिपेंड था, यानी कि जो किंग है उसके बाद में उसका चाहे वो अडेप्टेड हो या फिर ओन हो उसका, वही किंग बनता था सन। और जो स्टार्टिंग की जो टाइम पीरियड है उसमें जो इस अगस्टीन का जो टाइम है अगस्टस का, उसमें स्टार्टिंग में बहुत कम वारफेयर हुए थे, बहुत शांति का टाइम रहा था, तो इसीलिए अगस्टस एज को पीसफुल टाइम माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोमन एम्पायर, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।